एक मरतबा फिर से बात करेंगे। ईरान जंग की वजह से सयाहत का शोबा शदीद मुतासिर हुआ है। अरब टूरिज्म बिलखुसूस दुबई में सयाहत को बड़ा झटका लगा। रमज़ान की रौनकें हों, ईद की खुशियाँ, सब कुछ मांद पड़ चुका है। दुबई में सयाहों की सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी, जबकि दुबई की मईशत का दारोमदार ही सयाहत पर है। तो टूर ऑपरेटर्स हों या दुबई में मौजूद सयाह, सभी परेशान हैं। कारोबारी अफराद की बिजनेस मीटिंग्स भी मनसूख करना पड़ गई। बिल्कुल, दुबई में सयाहत को बड़ा धचका पहुंचा है। मलेशिया और थाईलैंड की अगर बात करें तो वहां का जो रुख है वो लोग कर रहे हैं टूरिज्म के लिए। तो आपको अब अपडेट करें कि दुबई में सयाहत को बड़ा धचका लगा है। रमजान की रौनकें हों या फिर ईद की खुशियां, सब कुछ मांद पड़ गया है। हनीफ रिंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ पहले भी शामिल गुफ्तगू थे। उन्होंने अपने मसाइल भी बताए और टूरिज्म के हवाले से उन्होंने बताया कि आयाटा को उनकी जानिब से SOS एक मैसेज भी अभी किया गया है कि लोग रिफंड्स का मुतालबा कर रहे हैं। हनीफ साहब, क्या रिस्पॉन्स होता है यूजुअली जब कोविड डेज में ऐसे मामला हुए? आयाटा से आपने तब भी रब्ता किया होगा, तो जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट हमारी जो ये एसोसिएशन है, वो इस मौके पर ऐसे सूरत हाल में कैसे रिस्पॉन्ड करती है? रिफंड जारी किए जाते हैं या वक्त मांगा जाता है? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने पहले भी माजी में भी बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया था और काफ़ी हमारी यानी जो कुछ उनके बस में था उन्होंने हमारी मदद की थी, क्योंकि ये लोग समझते हैं इन सारे मामलात को। तो मैं अभी भी पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह जो अभी हमने उनको एक मैसेज दिया है या मेल की है, उसका जो है वो इंशाअल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि देखें, अभी जो सयाहत के शोबे की आप बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से 70% जो हमारा लोग जाते हैं वो रिलीजियस पिलग्रिमेज है। मिसाल के तौर पे उम्रा, हज और ज़ियारतें। तो हज को तो थोड़ा टाइम है, लेकिन उम्रा और ज़ियारतें बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं। तो अब जिस स्टेट का 70% बिजनेस यही हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान में लोगों की सयाहत की बात है, तो ये कोविड के ज़माने से एक अच्छी रिवायत या रीत पड़ गई कि हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर हमारे तफरी मकामात जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से विज़िट कर रहे हैं। और काफ़ी ये शोबा जो है पिछले 5 साल में 6 साल में काफ़ी तरक्की कर गया है। जो हमारे जितने भी जो हमारे मकामात हैं, मरी और बुरबन और जो भी आप कह रहे हैं, ये सारे मकामात जो हैं वो लोग जाते हैं। तो अब हमारे पास इतना ज़्यादा पाकिस्तान में टूरिस्ट है नहीं, इसलिए कि महंगाई बहुत हो गई है और हमारे लोग जो हैं सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इतना डॉलर खर्च करें यूरोप और अमेरिका जाके, तो कम ही जाते हैं। उनका तो अभी फ़िलहाल वैसे भी रमज़ान शरीफ में लोग जो है उम्रा और ज़ियारतों वगैरह पे जाते हैं। तो लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये तवील जंग हुई और हज तक गया मामला, तो फिर तो पता नहीं क्या मामला होंगे, वो अभी मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अगर हुई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, ज़्यादा नुकसान भी होगा। हनीफ साहब, ये भी फरमाएगा कि अभी आवाम की आसानी के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि ट्रैवल कहाँ कहाँ किया जा सकता है थ्रू पाकिस्तान, या पाकिस्तान की एयरलाइंस जो हैं वो कहाँ कहाँ लेके जा सकती हैं? हमारे तैयारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ लैंड कर सकते हैं, कौन कौन से रूट्स खुले हैं? वो तो देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, साउथ ईस्ट एशिया जो है, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका, माले, ऑस्ट्रेलिया, ये इलाके जो हैं इतने डिस्टर्ब नहीं हुए। इसी तरह यूरोप के कुछ ममालिक हैं, वीज़ा के मसाइल जो हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन यूरोप में जा सकते हैं, तुर्की भी जा सकते हैं, UK भी जाया जा सकता है, जर्मनी भी जा सकता है। तो यूरोप, लेकिन जो है जो GCC की कंट्रीज़ हैं तमाम, वो नेचुरली वहाँ से ना तो कोई जहाज़ आ सक रहा है ना जा सक रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। अभी एक और भी हुई कि काफ़ी लोग हमारे जो हैं अपने प्यारों से मिलने आते हैं, यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तान मिलने के लिए आते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दुबई में और अबू धाबी और कतर वगैरह में फंस के रह गए हैं, इसलिए कि फ़्लाइटें आगे चल ही नहीं रही हैं। अगर कोई साहब आ रहे थे ह्यूस्टन से, तो पता चला दुबई में, और वहाँ से कराची आना था या लाहौर जाना था, तो वो फंस के रह गए हैं दुबई में या अबू धाबी में। तो ये भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब देखें कि अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा फ़्लाइट चलाती है एमिरेट्स या इतिहाद वगैरह, तो आती रहती है एडवाइजरीज, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई बाकायदा ऐसा कोई अमल हुआ नहीं है। अब उनके ऊपर है कि वो देखेंगे अपने रिस्क फैक्टर कितना वो कवर कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो जहाज़ चलाएंगे। बिल्कुल सही है। साथ ही मौजूद ज़रूर हम लोगों से राब्ते में रहते हैं, हम बताते रहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपसे मुसलसल जो है ये क्लैरिटी ले रहे हैं ताकि आवाम को इससे गाइडेंस मिल सके। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मज़ीद सवाल भी आपसे करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से पाकिस्तान में सयाहत और तिजारती शोबा मुतासर होने का खदशा है। दरामदाद मुतासर होने से टैक्स रेवेन्यू पर मनफी असरात का भी इम्कान है। खलीजी ममालिक में कारोबार रोजगार में खलल की वजह से तरसीलात ज़र भी मुतासर हो सकती हैं। तो हुकूमत ने मुतबादिल प्लान पर काम शुरू कर दिया है। वो प्लान है जानते हैं, इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो शकील, इस जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात हैं और क्या असरात पड़ सकते हैं? हुकूमत का मुतबादिल प्लान क्या है जिस पर हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है? देखिए, हुकूमत तो मुतबादिल प्लान पर काम कर रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक हाई पावर्ड कमेटी तश्कील दी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर गौर कर रही है। लेकिन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो टेंशंस हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो सियाहत का शोबा है, टूरिज्म मुतासर होगी, ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज़ वो पाकिस्तान आते थे छुट्टियाँ मनाने, फिर ईद के दिनों में भी काफ़ी मूवमेंट होती थी। लेकिन अब फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। पाकिस्तान के नार्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म भी होता था और इसके अलावा बाहर से लोग आते थे। तकरीबन 10 लाख सालाना बताया गया है कि नंबर के बाहर से लोग हालिया बरसों में सालाना बुनियाद पर आए हैं। और पाकिस्तान में $1.5 बिलियन तक की टूरिज्म है, इंटरनेशनल और लोकल, और ये अगले 4-5 साल में $4 से $5 बिलियन का इसका पोटेंशियल है। लेकिन जो रीजनल टेंशन है उसकी वजह से ना सिर्फ टूरिज्म पाकिस्तान बल्कि जो इलाकाई ट्रेड है वो भी मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में तेल और गैस की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ऑलरेडी $84 फी बैरल जो ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल खाम तेल की कीमत है वो चली गई है और $100 पर ये जाने का खदशा है, जिससे ना सिर्फ सप्लाई मुतासर होगी, मकामी सारिफिन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी। ठीक है शकील, आपने तफसील फराहम किया, साथ रहेगा। डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस जंग के असरात हर एक तो मुल्क पे भी पड़ रहे हैं, दूसरा हर सेक्टर में भी। एनर्जी सेक्टर की मैं बात करूं, फिर मैं अगर बात करूं स्टॉक मार्केट की तो वो भी शदीद मंदी के रुझान में है। फिर तेल की कीमतें बढ़ गई, इवेंचुअली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले गए। आप ओवरऑल इस चीज़ को कैसे कहेंगे कि जो ममालिक इस जंग में मौजूद हैं या धकेले जा चुके हैं, वहाँ की मईशत और फिर इवेंचुअली उनका पाकिस्तान पे कितना असर हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या ये कन्फाइंड कॉन्फ्लिक्ट रहता है और 2-4 हफ्ते में अगर तो ये सॉल्व हो जाता है और कोई तस्फिया तलब बात हो जाती है तो दैट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट आउटकम जो यहाँ से नज़र आता है। जो भी यूएस के जिसे कहेंगे अहदाफ हैं वो कब पूरे होते हैं और कैसे ये पूरे होते हैं। जहाँ तक अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुला रखते हैं और ऑयल का फ्लो रहता है तो लेट्स होप कि ऑयल जो है वो $85 के करीब ही रहे या $90 पे, या इससे बहुत ज़्यादा स्पाइक ना करे। That's the best case scenario. I still think कि ये इसी तरह प्ले आउट करेगा। But having even said that, पाकिस्तान के पास क्या 30 दिन के ज़खायर होंगे ऑयल के। सो ये इंश्योर करना है कि ऑयल के ज़खायर आते रहें और अगर कोई डिस्ट्रप्शन होती है तो ओपेक प्लस या सऊदी अरेबिया रेड सी के थ्रू हम लेते रहें ये चीज़। दूसरी बात यह कि लेट्स होप के रेमिटेंसेस जो हैं वो थोड़ी तो हर्ट होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली लोग वहाँ पे पैसे उनको भी ज़्यादा चाहिए और पाकिस्तान भेजने में उनके पास अगर कोई लॉस होता है तो उससे भी कमी हो सकती है। नंबर 3, जिस तरह पाकिस्तान FDI और एक्सपोर्ट की बात कर रहा है तो अभी तो 2-3 महीने जो है एक ग्लोबल इकोनॉमी भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। लोगों की परचेजिंग जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है जिसको कहते हैं दुनिया की, वो भी कम होगी। तो आपके अपैरल हो गए, आपके जितने भी नेटवेयर हो गए, जो भी आप बाहर बेचते हैं, बेड लिनन्स हो गई, उसमें भी एक तब्दीली आ सकती है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो ये मैनेजमेंट है पाकिस्तान को करनी है, थोड़े अपने खसारे को संभालें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मैं हैरान हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया कि एक कंजर्वेटिविज्म ऑन दी एनर्जी सेक्टर, यानी कि आप कंजर्व किस तरह करें एनर्जी को, इसकी एक आई थिंक मेरे ख्याल में तो सामने आ जानी चाहिए थी, जिसे कहते हैं एक खाका जो है पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए और लोगों के लिए। सो दैट्स माय रियली टेक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दे शुड स्टार्ट कंजर्विंग एनर्जी सो दैट हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए फ्रॉम व्हाट इट वाज लास्ट मंथ। और अगर हमें कोई जिसे कहते हैं कंटेनमेंट करनी पड़े तो डिमांड मैनेजमेंट इन द शॉर्ट रन लोगों को करनी चाहिए। कार पूलिंग करें, बहुत सी डिस्क्रेशनरी बाहर जाना को रोकें। हुकूमत की सतह पर पब्लिक सेक्टर में बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, जिसमें मे बी वर्क फ्रॉम होम शामिल है, हाइब्रिड वर्क शामिल है, लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई हैव रिटन अ डिटेल्ड थिंग एंड वी कैन टॉक अबाउट इट समडे। आई थिंक दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने वाकई सीरियसली मेजर्स लेने हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर को भी ये करना चाहिए। और आखिर में मैं कहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की थिंकिंग है वो आज भी ये होनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी
एनर्जी सिक्योरिटी इज मैक्रो स्टेबिलिटी, एंड मैक्रो स्टेबिलिटी इज अ मस्ट। आज अगर $16 अरब के जखायर जो कि IMF एंगेजमेंट इसका जैसे कहेंगे के फ्रेमवर्क में रहते हुए आप बना पाए हैं, वरना तो बहुत तकलीफ होती। लेट्स होप कि ये 3-4 महीने हफ्ते इस तरह गुजर जाएं एंड वी कैन मूव फ्रॉम देयर।